डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से मैं श्याम मुरली मनोहर पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे पेपर 9 दक्षिण एशियाમાં सरकार અને राजनीति ब्लॉक 3 यूनिट 8। और पाकिस्तान की प्रोफाइलिंग को जब हम पढ़ रहे हैं तो आज का टॉपिक है राजकारणનું माળખું અને प्रक्रियाओं। आज इसके 5वें हिस्से के साथ हम इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। इस अध्याय का रूपरेखा है राजनीति में मध्यस्थ के रूप में सेना, कि किस तरह से पाकिस्तान की जो राजनीति है, जो वहाँ के घटनाक्रम है, उसमें सेना का क्या रोल होता है, किस तरह से सेना मध्यस्थता करती है। जनरल मुशर्रफ का सैन्य शासन, वहाँ के नौकरशाही, सेना, चुनाव और राजनीतिक दलों का अध्ययन करेंगे। राजनीति में मध्यस्थ के रूप में सेना। नवाज शरीफ 1990 राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान के सहयोग से प्रधानमंत्री बनते हैं। हम देखते हैं कि जब बेनजीर भुट्टो की सरकार जाती है, उसके बाद अंतरिम प्रधानमंत्री बनते हैं। उसके बाद नवाज शरीफ गुलाम इसाक खान, जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहते हैं, उनके सहयोग से 1990 में प्रधानमंत्री बनते हैं। दोनों में शीघ्र ही टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है और इसका मुद्दा रहता है 8वां संविधान संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति को भारी शक्तियां मिली। जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो 8वां संविधान संशोधन था वो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति देता है, साथ ही साथ नेशनल असेंबली को भंग करने की भी एक तरह से उनके पास पावर होता है। तो ये जो पॉइंट था 8वां संविधान संशोधन, वो नवाज शरीफ और राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान के बीच एक तरह से टकराव की स्थिति को जन्म देता है। 18 अप्रैल 1993 जो राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान रहते हैं, वो सरकार को बर्खास्त कर देते हैं और नेशनल असेंबली को भंग कर देते हैं। आरोप क्या होता है कि कुप्रशासन, भ्रष्टाचार, आर्थिक हेराफेरी, अयोग्यता, संविधान विरोध, ये जो मुद्दे रहते हैं, इसी को आधार बनाकर राष्ट्रपति गुलाम इसाक खान नवाज शरीफ की सरकार को बर्खास्त करते हैं और नेशनल असेंबली को भंग कर देते हैं। अस्थायी सरकार बनाई गई। पहली बार जनता में राष्ट्रपति के कदम के खिलाफ असंतोष दिखा। नेशनल असेंबली स्पीकर कोर्ट में याचिका दायर करते हैं। मुख्य न्यायाधीश नसीम हसन शाह एक ऐतिहासिक फैसला देते हैं, जिसमें राष्ट्रपति की कार्रवाई को अवैध और असंवैधानिक बताया जाता है। नवाज शरीफ की सरकार फिर से बहाल होती है, जिसको विश्वास मत प्राप्त होता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो विवाद है वो जारी रहा और इसका जो प्रभाव था वो पंजाब में भी देखा गया, पंजाब प्रांत में देखा गया। वहां की प्रांतीय सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राजनीतिक गतिरोध से जो शेयर मार्केट था, जो अर्थव्यवस्था थी, वो पाकिस्तान की प्रभावित होती है। सेना प्रमुख जनरल अब्दुल वहीद काकर ने मध्यस्थता करने की कोशिश की और इस मध्यस्थता का परिणाम होता है कि राष्ट्रपति इसाक खान और पीएम नवाज शरीफ दोनों इस्तीफा देते हैं। इसके बाद एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। डॉक्टर मोइन कुरैशी, जो विश्व बैंक में तत्कालीन अधिकारी थे, उनको एक तरह से अंतरिम प्रधानमंत्री, वसीम सज्जाद को अंतरिम राष्ट्रपति और जो वरिष्ठ नौकरशाह थे उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। अक्टूबर 1993 का चुनाव 5 साल में तीसरी आम चुनाव थी। तो पाकिस्तान में एक जो राजनीतिक अस्थिरता थी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 5 सालों में पाकिस्तान तीसरी बार आम चुनाव में जाता है। पीपीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती है। जो धार्मिक और कट्टरपंथी दल होते हैं वो हारते हैं, पराजित होते हैं। बेनजीर भुट्टो गठबंधन सहयोग से
एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाती हैं और फिर से प्रधानमंत्री बनती हैं। अब हम अध्ययन करेंगे जनरल मुशर्रफ के सैन्य शासन का। जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1988 में जब उनकी मृत्यु होती है तो नागरिक और सैन्य शासन जो नेतृत्व रहता है उसके बीच एक तरह से अस्थायी संतुलन बना रहता है। 1997 में नवाज शरीफ को पूर्ण बहुमत मिलता है। 8वां संशोधन जो रहता है उसको निरस्त किया जाता है जो जनरल जियाउल हक ने लागू किया था। राष्ट्रपति की जो असाधारण शक्तियां रहती हैं उसको समाप्त कर दी जाती है। उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश की नियुक्ति पर प्रभाव हेतु सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शाह अली शाह के विरुद्ध जो सज्जाद अली शाह रहते हैं उनके विरुद्ध विद्रोह को बढ़ाया जाता है। जनरल जहांगीर करामात सेना अध्यक्ष जो थे उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। तो 1997 में जब नवाज शरीफ को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हैं तो सबसे पहले वो 8वां संविधान जो संशोधन था उसको बर्खास्त करते हैं। राष्ट्रपति की जो असाधारण शक्तियां थी कि वो प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सकता है, नेशनल असेंबली को भंग कर सकता है, उससे उसको वापस ली जाती है। जो मुख्य न्यायाधीश तत्कालीन रहते हैं सज्जाद अली शाह, वो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति में अपना प्रभाव चाहते हैं। तो ऐसे में उनके खिलाफ भी एक तरह से विरोध को बढ़ावा दिया जाता है। जनरल जहांगीर करामात जो सेना अध्यक्ष होते हैं उनको भी इस्तीफा के लिए जो आम चुनाव में जीत के आते हैं, नवाज सरकार की बनती है तो वो उनको मजबूर करते हैं कि वो इस्तीफा दें। 1999 में जो कारगिल युद्ध होता है भारत के साथ, इसके बाद नवाज शरीफ और नए सेना अध्यक्ष जनरल परवेज मुशर्रफ में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। 12 अक्टूबर 1999 नवाज ने मुशर्रफ को बर्खास्त कर जनरल जियाउद्दीन भट्ट को नियुक्त किया। यहाँ हम देखते हैं कि कारगिल जब युद्ध हुआ तो उस समय जो चुनी हुई सरकार थी, ऐसा उस वक्त कहा जाता था कि उनको बिना विश्वास में लिए जो नए सेना अध्यक्ष थे जनरल परवेज मुशर्रफ, वो भारत से युद्ध की स्थिति में गए और यही एक मुद्दा बना जो नवाज शरीफ और जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है। अब ऐसे में जो चुनी हुई सरकार के प्रधानमंत्री रहते हैं जनरल नवाज शरीफ, वो जनरल परवेज मुशर्रफ को बर्खास्त कर देते हैं और नए जनरल को नियुक्त करते हैं। पर जो कमांडर रहते हैं, सेना के जो कोर कमांडर रहते हैं, वो जनरल जियाउद्दीन भट्ट को अपना जो सेना अध्यक्ष है वो मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसे में मुशर्रफ फिर से लौटते हैं, सरकार को हटाते हैं और नवाज को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो एक बार फिर से सैन्य शासन वापस आता है, तख्ता पलट होता है, नवाज शरीफ की सरकार जाती है और जनरल परवेज मुशर्रफ का सैन्य शासन शुरू होता है। मुशर्रफ प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पीसीओ जारी करते हैं और इसको सुप्रीम कोर्ट से भी मान्यता मिलती है। मुशर्रफ ने मार्शल लॉ को नहीं लागू किया पर स्वयं को एक तरह से सरकार का चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित किया। जून 2001 में राष्ट्रपति रफीक तारड़ को हटाकर खुद को राष्ट्रपति बना लेते हैं जनरल परवेज मुशर्रफ। सुप्रीम कोर्ट ने 3 वर्ष में चुनाव कराने का आदेश दिया। हम देखते हैं कि संवैधानिक संशोधन जो उस वक्त में जनरल परवेज मुशर्रफ करते हैं उसको लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर कहते हैं और इससे राष्ट्रपति को व्यापक शक्तियां मिलती हैं। इसमें सेना प्रमुख रहते हुए वो राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। 2002 में चुनाव होता है। संविधान में बदलाव कर चुनाव परिणाम नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है। नवाज समर्थक जो गुट रहता है उससे एक नया दल बनता है PML-Q। बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ को निर्वासन से लौटने की अनुमति नहीं रहती है। ये दोनों ही लोग पाकिस्तान से एग्जाइल में रहते हैं, बाहर रहते हैं, पर जब 2002 का आम चुनाव होता है उसमें इन्हें प्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान में रहते हुए हिस्सा लेने की अनुमति नहीं थी। किसी भी पार्टी को इस चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलते। PML-Q के जफरुल्लाह खान जमाली ने PP से दल बदल कर
एक वोट से बहुमत पाकर सरकार बनाते हैं। विपक्ष ने LFO जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर रहता है और सेना अध्यक्ष की दोहरी भूमिका को अस्वीकार कर देते हैं कि राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और सेना अध्यक्ष भी परवेज मुशर्रफ हो, ऐसे जो स्थिति थी पाकिस्तान में उसको नामंजूर कर दिया जाता है वहां के विपक्ष के द्वारा। अब हम अध्ययन करेंगे वहां के नौकरशाही के बारे में। तो पाकिस्तान का जो नौकरशाही था वो भारतीय इंडियन सिविल सर्विसेज जो ब्रिटिश कालीन चली आ रही थी उसी का एक तरह से विरासत है, जिसमें केंद्रीयकृत प्रशासन की व्यवस्था थी। पाकिस्तान में CSP सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान की स्थापना होती है। राजनीतिक नेतृत्व ने औपनिवेशिक ढांचे को ही मजबूत किया। जो जिन्ना रहते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक ब्यूरोक्रेट जो उस दौर के रहते हैं, गुलाम मोहम्मद को मंत्री बनाते हैं। सेक्रेटरी जनरल का पद भी वहां पर सृजित किया जाता है, जो सभी सचिवों, जो विभिन्न विभागों के जो अलग अलग सेक्रेटरीज होते हैं, उन पर नियंत्रण रखने के लिए एक सेक्रेटरी जनरल का पोस्ट क्रिएट किया जाता है। इसी प्रकार जब हम सैन्य शासन काल देखते हैं तो वहां पर एक सुपर कैबिनेट की व्यवस्था की गई थी, जो एक तरह से सचिवों की समिति थी, कमिटीज ऑफ सेक्रेटरीज। फिर भुट्टो काल जब आता है तो उसमें एकीकृत ग्रेड प्रणाली एक तरह से सुधार की तरफ वो कदम रहता है, पर जियाउल हक जब वापस लौटते हैं तो जो सुधार की गई थी भुट्टो काल में एकीकृत ग्रेड प्रणाली को, उसको वो वापस ले लेते हैं और जो पुरानी व्यवस्था रहती है उसको लागू कर देते हैं। अब हम पाकिस्तानी सेना के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पाकिस्तानी सेना थी वो ब्रिटिश भारतीय सेना की परंपरा से ही निकली थी। 1947 में जब आज़ाद होता है उससे पूर्व तक पाकिस्तान के नाम से कोई अस्तित्व नहीं था। 1947 में जब भारत आज़ाद होता है तो पाकिस्तान भी एक आज़ाद मुल्क के रूप में सामने आता है। तो उस दौरान जो पाकिस्तानी सेना होती है वो ब्रिटिश भारतीय सेना की ही परंपरा से निकली हुई होती है। अब इनमें अंतर क्या होता है कि ब्रिटिश सेना जो थी वो गैर राजनीतिक थी, पर पाकिस्तानी सेना शुरुआत से ही राजनीतिक हस्तक्षेप में शामिल रहती है। इसका जो भर्ती परंपरा रहता है उसमें हम देखते हैं कि ग्रामीण और जमींदार वर्ग से लोग होते हैं, शहरी और शिक्षित वर्ग से कम लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। सैन्य शासन काल में सैनिकों और अधिकारियों को बांधों से पुनः प्राप्त हुई भूमि दी गई। आयात निर्यात जो लाइसेंस होते हैं या बड़ी कंपनियों का जो नेतृत्व होता है उसमें भी सैन्य शासन का दखलंदाजी रहता है और सैन्य अधिकारी जो रहते हैं उनका प्रतिनिधित्व होता था। सेना ने अपने व्यावसायिक उपक्रम स्थापित किए, फिर चाहे वो अयूब हो, जियाउल हक खान हो या मुशर्रफ काल हो, इसमें हम तेजी से वृद्धि देखते हैं कि सैन्य शासन काल में किस तरह से सेना के जो उच्च अधिकारी थे वो अपने व्यावसायिक उपक्रम स्थापित करते हैं, पाकिस्तान में भी और आउट ऑफ पाकिस्तान। सेना से निकली जो नई वर्गीय संरचना रहती है वो जमींदार, व्यापारी और उद्योगपति होते हैं। जिया काल में मध्यम वर्ग को लाभ मिलता है, परंतु मुख्य लाभार्थी जो रहती है वो सेना ही रहती है। चुनाव और राजनीतिक दल। पाकिस्तान की अगर हम देखते हैं 1947 से और आज तक की जो वस्तु स्थिति रही है उसमें राजनीतिक दल हमेशा से कमजोर रहा है, और राजनीतिक दल के कमजोर होने से पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया रहती है, जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहता है, वो भी हमेशा से सैन्य शासन के अधीन रहता है या सैन्य जो उच्च अधिकारी रहते हैं उनके अधीन रहता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया कमजोर होता है। मुस्लिम लीग का नए क्षेत्रों में मजबूत जनाधार नहीं होता है। संविधान निर्माण एक तरह से हम देखते हैं असफल रहते हैं। चुनाव जो रहते हैं उसको बार बार टाले जाते हैं। 1956 में संविधान बनती है और 1958 में उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो हम वहाँ की जो राजनीतिक दलों की स्थिति देखते हैं उनकी बेचारगी इस बात से एक तरह से प्रतिस्थापित होती है कि 1956 में बना संविधान 2 साल भी नहीं टिका और 1958 में उसको निरस्त कर दिया जाता है। तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी पाकिस्तान की वो बहुत ही कमजोर रहती है। अयूब शासन का जो दौर था
वो अप्रत्यक्ष मतदान का दौर था। उसमें दलों पर प्रतिबंध लगाए गए थे कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, वो जुलूस, मैनिफेस्टो नहीं अपना रिलीज कर सकते। तो इस तरह के जो प्रतिबंध थे वो अयूब शासन में देखे गए। 1970 का जो चुनाव होता है वो पीपीपी पश्चिम और अवामी लीग पूर्व, और इसका परिणाम क्या होता है कि पाकिस्तान दो जो भागों में पहले से था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में, वो दो देशों में परिवर्तित हो जाता है और बांग्लादेश का, पूर्वी पाकिस्तान का जो स्वरूप था वो बांग्लादेश के रूप में एक नए स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है। 2002 का चुनाव देखें हम तो 71 दल रहते हैं पर किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। तो जो सेना का हस्तक्षेप था कि नेताओं का जो निर्वासन था वो वापस नहीं आ सकते, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते, प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, और इस दौर में हम देखते हैं कि जनरल मुशर्रफ जो थे वो खुद को जो एक सैन्य शासक थे, राष्ट्रपति भी घोषित कर लेते हैं। और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जब कमजोरी होती है तो वहां पर कट्टरपंथी दल का उदय होता है, एमएमए का उदय होता है। विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो लेक्चर सीरीज में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी नए रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः